नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बजट पेश होने में ही आज के दिन को मिलाकर ही कुल 5 दिन बाकी है और सार्वजनिक गैस क्षेत्र में ही कंपनियों का ही प्रतिनिधित्व करने वाले एक उद्योग संगठन ने ही सरकार से आने वाले बजट में नेचुरल गैस को ही वस्तु और सेवा कर जीएसटी के ही दायरे में लाने की मांग की है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी आईपीआई के ही अपने बजट पूर्व ज्ञापन में ही पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस के परिवहन और आयातित एलएनजी के गैस में ही बदलने को जीएसटी को व्यक्ति संगत बनाने की मांग की है। उद्योग संगठन ने कहा है कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने और पर्यावरण के ही अनुकूल ईंधन की ही हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक गैस को ही जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही समेत सरकारी सेक्टर की कंपनियों को ही रिप्रेजेंट करने वाले ये उद्योग संगठन पहले ही कई बार नेचुरल गैस को ही जीएसटी के दायरे में लाने की मांग करता रहा है और एफआईपीआई ने ही कहा है कि नेचुरल गैस को जीएसटी व्यवस्था में शामिल न करने से नेचुरल गैस की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और गैस उत्पादों और आपूर्ति को ही कई तरह से टैक्स का सामना करना पड़ता है। उद्योग मंडल ने कच्चे तेल, नेचुरल गैस और पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को ही जीएसटी को दायरे में जल्द से जल्द शामिल करने की मांग की है और साथ ही एलएनजी को ही प्रदूषणकारी तरल ईंधन के ही साथ प्रस्तावित कर बनाने की भी इंपोर्ट ड्यूटी को ही कम करने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 2030 तक देश में ही नेचुरल गैस की ही हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और इसकी वर्तमान में ही हिस्सेदारी 6.2% है। नेचुरल गैस के ही उपयोग बढ़ने से ईंधन लागत कम होगी और साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर तीसरी लहर में ही लगातार घटते कोरोना के केस चलते अब राजधानी दिल्ली में ही जल्द ही जिंदगी के फुल स्पीड में दौड़ने लगी है और आपको बता दें कि अब दिल्ली की सड़कों से ही रात भर की पहरेदारी हट सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं नाइट कर्फ्यू जैसी तमाम पाबंदियां खत्म हो सकती हैं और इसके साथ ही अब बाजारों में भी रोजाना रौनक लौट सकती है। ऑड इवन सिस्टम और वीकेंड कर्फ्यू भी हटाया जा सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में ही चारों ओर से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग उठ रही है और वहीं न सिर्फ कारोबारी जगत बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी यही मांग कर रहे हैं और यहां तक कि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी दिल्ली में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों के बीच ही दिल्ली में कोविड महामारी का प्रबंध जो है वो देखने वाली संस्था और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए की आज अहम बैठक होने वाली है और गौरतलब है कि दिल्ली में ही चारों ओर से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग लगातार उठ रही है। न सिर्फ कारोबारी जगत बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी यही मांग उठा रहे हैं और यहां तक कि आपको बता दें आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी दिल्ली में प्रतिबंध में ढील दिए जाने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों के बीच दिल्ली में ही कोविड महामारी का प्रबंध देखने वाली संस्था दिल्ली आपदा प्रबंधन और प्राधिकरण यानी डीडीएमए की आज अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक 12:30 बजे तय है और डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता एलजी अनिल बैजल करेंगे, जिसमें सीएम केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और वहीं मीटिंग में ही कोरोना के सुधरने के हालात को देखते हुए ही दिल्ली को ही छूट देने पर चर्चा होगी और आपको बता दें कि दिल्ली के ही कारोबारी ने सरकार और एलजी से ही गुहार लगाई है। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि बाजारों पर ही लगे प्रतिबंध के चलते अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है और चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि सीटीआई एलजी को ही इस बारे में ज्ञापन देने की पहुंचा था और इसको लेकर भी सीआईटी के ही चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ही एक दुकान महीने में 6 से 7 दिन तक की खुल पाती है, जिसकी वजह से व्यापारियों को भारी नुकसान तक झेलना पड़ रहा है। और ब्रजेश गोयल ने यह भी कहा है कि ऐसे में जब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इन पाबंदियों को हटाने की बात कर रहे हैं तो उपराज्यपाल को भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा विमानन कंपनी एयर इंडिया को ही गुरुवार को टाटा समूह सौंपने के बाद वो गुरुवार से ही संचालित होने वाली अपनी उड़ानों में कुछ परिवर्तन करने जा रही है। उनमें से वो सबसे पहले अच्छा नाश्ता देने की शुरुआत करेगी और निजी कंपनी के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि टाटा समूह ने ही गुरुवार को मुंबई से संचालित होने वाली 4 उड़ानों में ही उन्नत भोजन सेवा शुरू करने एयर इंडिया में ही अपना पहला कदम उठाया है। हालांकि अभी फिलहाल एयर इंडिया की उड़ानें गुरुवार से ही टाटा समूह के बैनर तले उड़ान नहीं भरेगी। गौरतलब है कि करीब 49 साल पहले ही समूह से ही विमानन कंपनी लेने के बाद उसे अब फिर टाटा समूह को सौंपा जा रहा है और अधिकारियों ने बुधवार को यह भी जानकारी दी है कि सरकार के ही प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया में ही बाद 8 अक्टूबर को 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को ही टैलेंस प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था और ये टाटा समूह ही होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी इकाई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही एयर इंडिया को ही बृहस्पतिवार को समूह को सौंप दिए जाने की संभावना है और इस बीच ही एयरलाइन पायलट यूनिट और यूनियन पायलट गिल्ड और इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन एयर इंडिया के ही अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक विक्रम देव दत्त को ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और इसका आपको बता दें कि कारण जो है पायलटों को ही बकाया राशि पर कई कटौतियां वसूली का ही अनुमान लगाया गया है और इसके अलावा 2 अन्य यूनियनों ने भी अपने उड़ानों के ठीक पहले हवाई अड्डों पर चालक दल के ही सदस्यों के बॉडी मास इंडेक्स मापने के लिए ही कंपनी के 20 जनवरी के आदेश का विरोध किया है। एयर इंडिया कर्मचारी संघ और ऑल इंडिया कैबिन क्रू एसोसिएशन ने ही सोमवार को दत्त को ही पत्र लिखकर इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि ये अमानवीय होने के साथ ही नगर विमानन महानिर्देशालय के निर्धारित नियमों का उल्लंघन है। रेलवे परीक्षा को लेकर प्रयागराज में ही छात्रों को पीटने के मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। हालांकि एसएसपी ने इस घटना को लेकर राजनीतिक साजिश भी आशंका जता दी है। उधर बिहार में ही परीक्षा को लेकर कल लगातार दूसरे दिन ट्रेन फूकी गई और वहीं पुलिस ने छात्रों को उकसाने के आरोप में ही खान सर समेत पटना में ही कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है और जिन 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है उसमें 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल है और इन सब पर ही गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि 24 जनवरी को ही रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों को लेकर ही पटना में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसी के विरोध में ही प्रयागराज के छात्र भी सड़कों पर उतर गए थे और प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि छात्रों के ही प्रदर्शन को लेकर कर्नलगंज थाने में ही एफआईआर भी दर्ज हुई थी और जिसमें 3 लोग मुख्य आरोपी बनाए गए हैं और इनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 1 फरार है। इधर बिहार में ही रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में ही कथित धांधली को लेकर जो चिंगारी भड़की थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। उधर आपको बता दें कि बुधवार को ही लगातार तीसरे दिन छात्रों ने ट्रेनों को निशाना बनाया। गया में छात्रों ने ट्रेन के कई डिब्बे आग के हवाले कर दिए और आग इतनी जबरदस्त थी कि कई घंटों तक ऐसे ही आग की लपटें जलती रहीं। यहां भड़के छात्रों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को भी पूरी तरह से तैनात होना पड़ा और रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों में भी आपको बता दें कि परीक्षा 2021 परिणाम के ही विरोध में छात्रों ने कर बिहार और यूपी में ही विरोध प्रदर्शन किया जो अन्य हिस्सों में फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि 2019 में जारी आरआरबी और अधिसूचना में ही केवल एक परीक्षा का उल्लेख किया गया था। उन्होंने अधिकारियों पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है और परीक्षा परिणाम 15 जनवरी को घोषित होने के इस मामले ने ही तूल पकड़ा है और उस समय रेल मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अधिसूचना में ही दूसरे चरण की परीक्षा का स्पष्ट रूप से ही उल्लेख किया गया था। और वहीं आपको बता दें कि सीबीटी में पहले चरण की परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी।
यूपी विधानसभा चुनाव में आज पश्चिमी यूपी में ही प्रचार की जंग होगी और बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस इलाके में चुनाव पहले होना है, बल्कि इसलिए भी कि किसानों की नाराजगी का मुद्दा इस क्षेत्र में खास प्रभाव डाल सकता है। आज बीजेपी के 4 बड़े और धुंकर नेता जो हैं वो प्रचार करेंगे और जो अपने ही गढ़ मुजफ्फरनगर में ही राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी की भी 3-3 सभाएं मानी जा रही हैं। और आज भी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के जितने दिग्गज हैं वो सब पश्चिमी यूपी में प्रचार करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर ही लोग वोट मांगने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह आज मथुरा और नोएडा में ही प्रचार के लिए उतरेंगे। शुरुआत मथुरा से होगी, जहां कोरोना के ही साए में सीमित प्रचार की शर्तों के साथ ही वो घर घर संपर्क अभियान करेंगे। और इसके साथ ही अमित शाह नोएडा में ही आज अपना प्रचार खत्म करेंगे तो इसके पड़ोसी जिले यानी कि गाजियाबाद में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह दोपहर 1 बजे मोदी नगर पहुंचेंगे, जहां वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी के ही एक बड़े जिले बिजनौर में ही प्रचार की कमान संभालेंगे, जहां वो जनसंपर्क अभियान के साथ साथ 3 अलग अलग जगहों पर ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के तहत वोटरों से बातचीत करेंगे। वहीं शाहजहांपुर में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन से जुड़े लोगों के साथ कई बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को ही जीत का मंत्र दिया जाएगा, तो सदर बाजार इलाके में डोर टू डोर कैंपेन भी किया जाएगा। और यानी कि आपको बता दें कि बीजेपी के ही 4 बड़े और धुंधार नेता आज प्रचार करने के लिए पश्चिम यूपी की जमीन पर उतरने वाले हैं। तो बीजेपी को ही चुनौती दे रहे अखिलेश यादव के सहयोगी जयंत चौधरी का भी इसी इलाके में एक बड़े जिले यानी कि मुजफ्फरनगर में ही प्रचार का कार्यक्रम भी है। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने ही काफी कहर ढाया है। इस जानलेवा महामारी ने आम आदमी की ही नहीं बल्कि नेताओं और अभिनेताओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं मंगलवार को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने ही बताया है कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश और अदालत के 400 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। गौरतलब है कि सीजेआई ने ही यह खुलासा तब किया जब एक वकील ने शिकायत की कि उनके मामले को ही रजिस्ट्री द्वारा सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया गया था। और सीजेआई रमना ने वकील ने यह भी कहा है कि यदि आप समस्या नहीं जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। रजिस्ट्री में ही 400 लोगों को कोविड मिला और 13 न्यायाधीशों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। हमारे शरीर के सहयोग नहीं करने के बावजूद हम बैठे हैं और मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि आपको बता दें कि देश में ही सर्वोच्च न्यायालय में ही 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है। वहीं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित ही 32 न्यायाधीश काम कर रहे हैं और इसमें लगभग 3000 जो है स्टाफ कोर्ट स्टाफ है। और गौरतलब ये भी है कि कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शीर्ष अदालत ने ही 3 जनवरी से ही वर्चुअल मोड में ही सुनवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का दौर लगातार जारी है। वहीं ग्लैमर की दुनिया से भी कई स्टार्स अब राजनीति के साथ में हाथ आजमा रहे हैं और इसी कड़ी में ही भोजपुरी सिनेमा में एक्टिंग और खूबसूरती के फैंस को दीवाना बनाने वाली रानी चटर्जी भी अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इसकी जानकारी खुद रानी ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सभी को दी है। आपको बता दें कि रानी ने ही प्रियंका गांधी के साथ एक तस्वीर शेयर की है और बड़ा ही खुलासा कर दिया है। रानी चटर्जी ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में ही रानी ग्रीन कलर की फ्लोरल साड़ी पहने प्रियंका के साथ पोज देती नजर आ रही है और इसके कैप्शन में रानी ने लिखा है कि एक और लड़की लड़ने के लिए तैयार है। प्रियंका जी के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ ही जुड़कर मैं एक नया अध्ययन शुरू करने जा रही हूं। और प्रियंका गांधी जी से ही दिल्ली में मुलाकात हुई और साथ में ही मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मेरा मित्र सूरज सिंह ठाकुर
वहीं रानी के ही इस तस्वीर को ही शेयर करने के बाद से ही सभी लोग उन्हें कमेंट बॉक्स में ही बधाइयां दे रहे हैं। और आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही अपनी कमर कस ली है। इसके लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान शुरू किया है और लगातार महिलाओं से ही कांग्रेस को वोट देने की अपील भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गाजियाबाद में 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग होनी है और गाजियाबाद की शहरी सीट बहुत ही रोचक है। स्वास्थ्य राज्य अमृत गर्ग मौजूदा विधायक हैं और उन्हें फिर से ही गाजियाबाद शहरी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है। उनके विधानसभा के लोगों के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं और उनको फिर से ही प्रत्याशी बनाने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। विजयनगर क्षेत्र लाइन पार एरिया में आता है और मंत्री के खिलाफ लोगों ने पर्चे भी बांटे हैं, जिस पर लिखा है योगी मोदी से बैर नहीं, अतुल गर्ग तेरी खैर नहीं। और इस पर आपको बता दें कि मंत्री अतुल गर्ग ने ही कहा है कि हमारा प्रचार लगातार जारी है और जीत हमारी निश्चित है। जिन्होंने पर्चे बांटे और ऐसा प्रचार किया, दरअसल हम सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। सबको पद की लालसा होती है और देवता और असुरों में भी बहुत युद्ध हुआ और सब जगह ऐसे लोग मिलते हैं। मंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा बहुत कार्य कराए गए हैं और हम तो योगी और मोदी के कदमों पर आगे बढ़ते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि लोग योगी और मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, अंत में ही वोट मिलने को ही देंगे। जो ऐसे पेपर बांट रहे हैं, मुझे नहीं लगता वे हमसे नाराज हैं और सब अपने पद की ही लालसा के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम चाहते हैं प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, लेकिन अगर एक सीट बीजेपी यहां हार जाती है तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ऐसा उम्मीदवार हमें पसंद नहीं जो जनता के काम न आए। लगातार लोग अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। मंत्री अतुल गर्ग के खिलाफ विरोध जता रहे हैं और वहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब चुनाव आता है तो जनता को अपने मताधिकार का ही प्रयोग करने का मौका मिलता है। नेता इसे नजरअंदाज करते हैं और अब देखना होगा कि 10 मार्च को जब रिजल्ट की घोषणा होगी, क्या फिर से ही अतुल गर्ग इस सीट से ही जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं या नहीं। देश में पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ने और मैदानी इलाकों में बारिश होने के चलते ही ठंड बढ़ चुकी है और बंगाल की खाड़ी से उठी समुद्री हवाओं के कारण ही झारखंड में ठिठुरन महसूस हो रही है। वहीं अगले कुछ दिनों तक ही बिहार में बादल छाए रहने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ही गणतंत्र दिवस पर ही बुधवार को मौसम सर्द रहा। हालांकि मंगलवार की तुलना में ही शहर में ठंड कम महसूस की गई और आज की बात की जाए तो दिल्ली में ही अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसकी उम्मीद जताई गई है और वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है। और आईएमडी के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि बिहार न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में ही कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है और माना जा रहा है कि 3 से ही 5 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो बिहार के कई शहर आज धूप का आनंद उठा पाएंगे। दरअसल राज्य के ही कई जिलों में आज अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। ठंड का कहर बीते दिनों ही राजस्थान में भी काफी देखने को मिला। वहीं अभी अगले कुछ दिनों तक राज्य के लोगों को ठंड से राहत मिलने नहीं दिखाई दे रही है और राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई अन्य शहरों में भी अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है, तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 7 डिग्री रह सकता है। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से ही लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और राजधानी समेत राज्य के ही अधिकतम शहरों में लोग आज धूप का आनंद उठा पाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार ही कहा जा रहा है कि जम्मू, लेह और श्रीनगर में ठंड ने कहर मचाया हुआ है और विभाग के मुताबिक यहाँ पारा अगले कुछ दिनों के माइनस में भी देखने को मिल सकता है और उत्तर प्रदेश में ही अगले कुछ दिनों में शीतलहर अपना कहर मचाते हुए दिखाई दे सकती है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आरए न्यूज।